एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। और हमारे साथ हम चर्चा कर रहे थे मध्य प्रदेश में जो वोटिंग हुई है 6 जो सीटों पर उसके बारे में। और हमें बताया जा रहा है कि अनुराग हमारे सहयोगी जो है वो जुड़ गए। अनुराग, एज ए इम्पैक्ट प्लेयर मैं आपका इंतजार कर रहा था कि अनुराग कब आएंगे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे, और जो है इस कवरेज में इम्पैक्ट डालेंगे। तो थोड़ा अपना इम्पैक्ट डालिए, क्या आपका कहना है इन सीटों पर जहां पर मध्य प्रदेश में आज वोटिंग हुई है? देखिए बाबा, 6 सीटें हैं और 6 की 6 लगभग बीजेपी का गढ़ एक तरह से कह सकते हैं। मैं इस वक्त खजुराहो में हूँ। दिन का पारा लगभग 42 डिग्री पहुँच गया था। अब आसमान में बादल छा गए हैं, फिर भी लगभग 38-39 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है। मैं जिस बूथ में हूँ, पन्ना के जिस बूथ में, पन्ना आपको मालूम ही है कि किस लिए प्रसिद्ध है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से एक दफ़े पहले कह दूंगा कि आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दें। यहाँ पर 2 बूथ हैं, जैसे ये मतदान केंद्र जो 209 है, यहाँ पर लगभग 683 मतदाता हैं। और आप देखिए कि अभी कुछ देर और बचा हुआ है, लगभग आधे घंटे, लेकिन जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ जुटे हुए हैं और पूरा आपको अंदर का जो दृश्य है वो खाली मिलेगा। कुछ सुरक्षाकर्मी बाहर बैठे हुए हैं और इसके अलावा इस तरफ भी एक पोलिंग बूथ है। मेरे कैमरा सहयोगी रिजवान से कहूँगा वहाँ की भी तस्वीरें आपको दिखाएं। तो बीजेपी को उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, क्योंकि जो फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार हैं प्रजापति जी, पूर्व IAS रहे हैं। चूँकि मीरा दीपक यादव जो समाजवादी पार्टी के खाते में सीट गई थी, पूर्व विधायक हैं, और नॉमिनेशन जो उनका है वो रद्द हो गया था क्योंकि कुछ जगहों पर हस्ताक्षर नहीं थे। लेकिन ये जो कम मतदान है, यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। क्या अभी तक कितना मतदान हो गया आपके इस पोलिंग बूथ में? आपने कुछ बताया था लगभग 60-65%। जी, हमारे यहाँ 60% समथिंग हो गया है। 1400 में हमारे यहाँ 925 वोट पड़ चुका है। परेशान है इसके लिए? हाँ, परेशानी का है, क्योंकि जो हम लोग पार्टी के टारगेट लेके चले थे अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए कि 11 लाख के समथिंग हम लोग जीत कराएंगे यहाँ से, तो वोट ही नहीं पड़ रहा। तो हमको इसलिए थोड़ी सी, आप तो यहीं के पार्षद है, क्या हो रहा है? लोग क्यों नहीं आ रहे हैं आज? क्या कोई दिक्कत? आज शादी विवाह हैं, कुछ लोग शादी विवाह में गए हुए हैं और कुछ लोग बाहर हैं हमारे यहाँ से। आप तो बादल भी इंतजार कर रहे हैं कि आए और नहीं, वो हमारे जुगल किशोर सरकार की ऐसी कृपा है कि उन्होंने छाया बनाई है कि जो तापमान बढ़ा हुआ था उस तापमान को गिरा के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करने के लिए आ जाएं। तो आपका शुभ नाम भाई साहब? महेंद्र विद्यार्थी। महेंद्र जी, तो बाकी जगहों से भी यही रिपोर्ट आ रही है क्या? क्योंकि जब तक 4 बजे तक तो मात्र 43% मतदान हुआ था। अभी जो हमारा ग्रामीण एरिया है वो शाम को वोट परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि ये हमारे आदिवासी बाहुल और जंगल वाला एरिया है। अभी महुआ, फिर भी आपको लगता है कि 64% जो पिछली बार है उसका रिकॉर्ड टूट जाएगा या नहीं टूट पाएगा? 64 के समथिंग जाएगा। रिकॉर्ड तो नहीं टूट पाएगा शायद, क्योंकि जो परिस्थिति बनी, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कम पड़ने का विवाह है इस समय अभी, क्योंकि विवाह की तारीखें चल रही हैं। आज ही कई बारातें हैं और कल भी शादियां थी, तो लोगों का आना जाना वो टाइम पे पहुंच नहीं पा रहा। आपको तो नहीं जाना किसी विवाह समारोह में? नहीं, मैं तो अपने साले की कल शादी छोड़ के आया हूँ। इतने समर्पित कार्यकर्ता हैं बाबा, अपने साले की शादी छोड़कर आए, ऐसा मत कहिएगा। कहते हैं ना कि पत्नी सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। तो देख रहे हैं बाबा, मतलब इतने समर्पित लोग हैं। मैंने उनको एक मुहावरा भी सुना दिया कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, और फिर भी ये साले की शादी छोड़ करके आए हैं। नहीं, लेकिन यदि सीरियस नोट पे बात करना, अनुराग, तो खजुराहो में बहुत कम है और मैं रीवा में देख रहा था, वहाँ तो 3 बजे तक करीब वो 40% भी नहीं हुआ है। यहाँ भी जो है वो 40% के आसपास ही है। तो ये तो बहुत अलार्मिंग बात है। बिल्कुल बाबा। और देखिए क्या है, दिक्कत ये भी है कि खजुराहो यहाँ के जो दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटें, उसमें अगर आप भौगोलिक तरीके से देखें तो सबसे बड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है, और यहाँ पर बहुत कम ही प्रत्याशी बचे हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मीरा दीपक यादव का पर्चा निरस्त हो गया। अब और कुछ मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन शायद इससे बहुत ज़्यादा फिक्र कम ना हो उम्मीदवारों को, क्योंकि जैसा पार्षद साहब ने बताया कि उम्मीद कर रहे थे कि 11 लाख से ज़्यादा वोटों से जो बीजेपी अध्यक्ष हैं VD शर्मा उनको जीत दिलाएंगे। लेकिन अगर चूंकि पिछली दफ़ा भी 64% के आसपास मतदान हुआ था, और इस दफ़े उम्मीद ये कर रहे हैं कि 60% के आसपास भी हो जाए तो बड़ी बात होगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। तो हर दल के लिए ये एक बड़ी परेशानी की बात तो है ही बाबा। लेकिन जहां से प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहा हो वहां पे इतनी उदासीनता क्यों? ये सवाल पहले आप जवाब दीजिए, फिर हमारे 2 मेहमान भी हैं, गिरजा शंकर जी भी हैं, मयंक जी भी हैं, उनके पास भी जाऊंगा मैं, और माफ़ कीजिएगा नीलेश भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी मुझे जाना है।
बिल्कुल बाबा, तो दो वजह हैं जो सबसे प्रमुख तौर पर यहाँ पर बताई जा रही है। हमने देखा भी है कि कई घरों में शादियाँ हैं और कई लोग उसमें व्यस्त हैं अपने अपने घर के वैवाहिक कार्यक्रमों में। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने घर के कार्यक्रम छोड़कर आएँ। और दूसरा, वाकई तापमान भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये खैर बहरहाल लोकसभा चुनाव पिछली बार भी लगभग इसी के आसपास हुए थे, तो इसको एक बहुत बड़ी वजह नहीं माना जा सकता। लेकिन हाँ, ये वैवाहिक कार्यक्रम या बाकी के कार्यक्रम, इसमें एक लोगों को लगता है कि उसको छोड़कर कैसे आएँ, तो एक वजह है। लेकिन कई जगहों से ऐसी तस्वीर भी आई है कि नवविवाहित या मेहंदी हाथों में लगाकर वो मतदान करने आए हैं, तो शायद इससे भी लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते दिख नहीं रहे हैं। नीलेश के पास चलते हैं। नीलेश, एक सवाल के लिए मैं आपको बहुत देर से इंतजार करा रहा हूं। ये सबको दिलचस्पी होगी जानने में कि क्या भूपेश बघेल की राह आसान है, इस हुई है या नहीं, या उनकी सीट भी फंसी हुई है? इसका उत्तर दे दीजिए, मैं आपको फ्री कर दूंगा। देखिए, बिल्कुल, देखिए बाबा, देखिए एक आंकड़ों से समझा जा सकता है कि खैरागढ़ में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। मैं जिले की बात कर रहा हूँ। इस लोकसभा क्षेत्र में 3 जिले, माफ़ करिएगा 4 जिले कुल हो जाते हैं। राजनांदगांव एक जिला है, मौला मानपुर है, खैरागढ़ है और कबीरधाम है। खैरागढ़ जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में जीते थे, जहां अभी इस चुनाव में चूंकि ग्रामीण इलाका है और किसानी, और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहते जिसको जिला बनाया था, उस जिले में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है इस लोकसभा क्षेत्र में। राजनांदगांव जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का इलाका है, उनकी अपनी सीट है, वहां पे कम वोटिंग हुई है। कबीरधाम जहां पर विजय शर्मा डिप्टी सीएम है जो अभी सरकार में, वहां पर वोटिंग कम हुई है। लेकिन मोहला मानपुर में सबसे ज़्यादा वोटिंग हो गई खैरागढ़ और मोहला मानपुर में। तो इस बात से एक संकेत लगाया जा सकता है बाबा। बाकी रिजल्ट 4 तारीख को आ जाएंगे और उस पर परिणाम जो भी होंगे वो सामने आ जाएंगे। लेकिन इस आंकड़ों से बिल्कुल इस बात का संकेत लगाया जा सकता है कि भूपेश बघेल ने इस सीट पर खूब मेहनत की है और पूरे जो भी इलाके, खासकर ग्रामीण इलाके, किसानी इलाके वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर भूपेश बघेल मजबूती से चुनाव लड़े हैं, इसका संकेत बिल्कुल मिल रहा है। चलिए, बहुत ही अच्छे से बताया आपने नीलेश आपका। अब हम आते हैं मयंक जी, सबसे पहले बात कर लें। जैसे कि नीलेश भी बता रहे हैं कि कुछ जगहों पे जो है भूपेश बघेल के सीट पे कम मतदान हुआ, उन जगहों पे जो बीजेपी के कब्जे में थी। आप खजुराहो की सीट आप देख ही रहे हैं, जहां पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं और उसका मतदान जो है वो 40% है। रीवा का मतदान तो अभी भी 40% भी नहीं पहुंचा। ये क्या संकेत कर रहा है? मनोरंजन जी, हमको इसमें 3 चीजें दिखाई देती हैं कि जो कम मतदान का कारण है। नंबर 1 कि भाजपा कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि वो तो चुनाव जीत ही रहे हैं, इसलिए उन्होंने शायद प्रयास नहीं किया, शायद। दूसरा, जो बीजेपी का कोर वोटर है या बीजेपी को जो पसंद करता है, उसको भी ये लगता है कि क्योंकि 400 पार जैसी बात हो रही है, तो 400 नहीं तो कुछ कम आ जाएंगे, तो उनके वोट डालने ना डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक वजह हो सकती है, ये कम मतदान की। नंबर 2 जो बचे हैं, वो हमको ये लगता है कि जो मतदाता है उसको ये नहीं लगता है कि जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है वो मुद्दे वास्तव में उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। वो भी एक उदासीनता का कारण हो सकता है कम मतदान का। और तीसरी और जो सबसे महत्वपूर्ण वजह जो हमको लगती है, जो कि पिछले 15-20 दिन से उसकी चर्चाएं भी शुरू हुई है, वो वजह ये है कि अब लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, उसके चुनाव लड़ने के तरीकों को लेकर के चर्चा शुरू कर दी उन्होंने। और वो चर्चा बहुत सकारात्मक नहीं है, वो चर्चा नकारात्मक है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय स्तर पर कौन रिप्रेजेंट करेगा, या तो वहां का स्थानीय विधायक होगा या वहां का सांसद होगा या और भी कोई नेता हो सकता है। अगर उसका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है तो वो सीधे सीधे उसको नुकसान तो पहुंचा नहीं सकता, तो वो क्या करता है कि वो बीजेपी से दूर जाता है। तो ये हमको ऐसा लगता है कि 3 वजह जो है वो कम मतदान का एक कारण हो सकती है। चलते हैं गिरिजा सर, उसके बाद आता अनुराग को जाना है, इसलिए उसको अनुराग के पास चलेंगे। अनुराग को कहीं निकलना है, तब तक हम जो बाकी सीटें हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। और गिरिजा शंकर सर, आपको क्या लगता है जो ये मध्य प्रदेश की सीटें हैं, इसमें आपने कहा कि कोई हाई प्रोफाइल सीटें नहीं है, लेकिन जो खजुराहो की तस्वीर है उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आपने तो इतने सारे इलेक्शन देखे, क्या मध्य प्रदेश के बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव लड़ रहा हो और वहां पे कॉन्टेस्ट भी नहीं हो, फिर भी लोग वोट डालने नहीं आ रहे? देखिए, जिस पार्षद से अनुराग बात कर रहे थे, उसने 2 अच्छे रिएक्शन दिए उसने। एक तो ये कि क्यों नहीं आ रहे हैं लोग, समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा,
जब वोटिंग ही नहीं हो रही है तो फिर हमारे प्रत्याशी को अधिक वोट कैसे मिलेंगे? ये दो बातें जो बहुत अच्छा रिएक्शन उनका है। तो दरअसल बीजेपी के लोग भी या कांग्रेस के लोग भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वोटिंग कम क्यों हो रही है। और चूंकि वोटिंग कम हो रही है, खजुराहो में तो वोटिंग कम होने का या वहां एक उदासीनता का कारण समझ में आ सकता है, क्योंकि वॉकओवर मिला हुआ है बीजेपी को, तो वहां पर कोई बहुत कॉन्टेस्ट जैसी स्थिति नहीं है। तो हो सकता है कि मतदाता भी और कार्यकर्ता भी ये बात के चल रहे हो कि अब तो चुनाव जीत ही चुके हैं। लेकिन बाकी जगहों पर ऐसा नहीं है। रीवा में वोटिंग क्यों कम होना, तो ये सवाल तो पैदा होता है। अब प्रश्न ये है कि वोटिंग कम होने का एक बड़ा कारण जो मैं समझ पाया हूं वो ये है कि जो कार्यकर्ताओं के स्तर पर, जमीनी स्तर पर जो जुड़ाव मतदाताओं से होना चाहिए वो कहीं नहीं बन पाया है। भले ही वो पन्ना प्रभारी या बूथ प्रभारी या कांग्रेस के दूसरे नेटवर्क जो डेवलप करने की बात, वो तमाम नेटवर्क जो है बहुत इफेक्टिवली काम नहीं किया। दूसरी बात यह कि सोशल मीडिया की बात कर रहा मैं, अब लोगों का व्यक्तिगत संपर्क होने के बजाय बहुत सारे कार्यकर्ता जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अपने मतदाताओं से अपना कनेक्ट बनाते हैं। ये कनेक्ट जो है वो चुनाव में बहुत काम आता नहीं है, और इसीलिए लोगों में एक खास तरह की जो उदासीनता तो दिख ही रही है। आप इधर देखें कि बड़े नेताओं के आम सभा और उनकी रैलियों को देखें, उनके रोड शो को देखें, सोशल मीडिया को देखें, तो ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा चुनाव और सबसे एक्टिव चुनाव ये है। लेकिन जमीनी स्तर पर आप देखेंगे तो वोटिंग कम होना जो है इस पूरी चीजों के बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है। अब सवाल यह है कि पहले और दूसरे दोनों चरण में यदि मध्य प्रदेश की 12 सीटों पर यदि वोटिंग कम हुई है तो इसका असर क्या होगा? जाहिर है कि इसका पहला असर तो बीजेपी के वोटों पर पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 2 चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के वोटों जो मिले वोट हैं उनमें बड़ा अंतर रहा है। 20 से 30% का फासला रहा है। तो वो फासला कम वोटिंग से कम हो सकता है, बीजेपी के वोट कम हो सकते हैं, लेकिन सीटों पर इसका कोई बहुत असर होगा ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि फासला बहुत अधिक है। एक कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं बड़े नेता हैं, उनका यही कहना था कि इतना अधिक 4 लाख 5 लाख का गैप है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं कितना कवर कर पाऊंगा जी। लेकिन शंकर सर, अभी एक ताजा खबर आई है, 5 बजे तक जो वोटिंग हुई है, अब खजुराहो में 52.91%, रीवा में 45.02%, रीवा में तो बहुत ही कम है, सतना में 55.51%, टीकमगढ़ में 57.19%। 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वोटिंग के वो आए हैं, और वो पूरे मध्य प्रदेश में 54.6% है। मतलब 55% भी मतदान 5 बजे तक नहीं हो पाया है। 1 घंटा का समय और बचा हुआ है। जितने लोग जो है लाइन में लग जाएंगे वो सारे वोट डाल पाएंगे। लेकिन ये जो तस्वीर है, यदि हम इसको देखें तो जो बात अभी गिरजा शंकर जी कह रहे हैं वो बात सही हो रही है कि एक उदासीनता जो है लोगों की बनी है, और लोग केवल वोट डालने ही नहीं जा रहे हैं, लोग नेताओं के रैली में भी नहीं जा रहे हैं। सर क्या कहेंगे, आपकी बात सच हो रही है? नहीं, नेताओं की रैली में तो आप देखिए कि आम मतदाता प्रायः नहीं आता, वहां तो उनके कार्यकर्ता ही आते हैं, और उनको भी वाहन और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध करा के लाया जाता है। स्वयं की इच्छा से लोग आए। अब नेताओं की रैली में अब वो बात खत्म हो गई। वो बहुत पुरानी बात थी जब 80 के पहले की, जब चाहे वो अपोजिशन पार्टी का लीडर हो चाहे सत्ता पार्टी का लीडर हो, उनके भाषणों को, उनकी बातों को सुनने के लिए लोग खुद होकर आते थे। और दूसरा मैं देखता हूं कि जो कुछ बातें ये बड़े नेता अपने अपने भाषणों में कर रहे हैं उसमें ऐसा कोई आकर्षण भी नहीं दिखता कि कोई नई बात निकल रही आ रही हो। अभी जो अमित शाह जी का भाषण हम टीवी पर सुन रहे थे, तो उसमें जो है बड़ा हिस्सा वो राम मंदिर या कश्मीर को लेकर था, धारा 370 को लेकर था, और जो विकास की बात हो रही थी उसमें विकास में
जो लाभार्थी जो लोग हैं जिनको लाभ पहुंचाया गया है उसका जिक्र अधिक था। अब मैं नहीं समझता कि इन बातों को जिसको बार बार दोहराया जा रहा है पिछले कई महीनों से, वो मतदाताओं में कोई दिलचस्पी पैदा करेगी कि वो इसको सुनने के लिए आए। दूसरा, जो संचार माध्यम अब इतने बढ़ गए हैं कि जब आदमी टीवी पर अपने घर में बैठकर इन नेताओं के भाषण सुन सकता है, तो फिर वो मैदान में जाकर दूर जगह में जाकर भाषण सुनने क्यों सुनेगा सर? नहीं, आपका तर्क एकदम सही है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के आंकड़े आए हैं उस पे आप दोनों का कमेंट लेना चाहूंगा। पहले गिरजाशंकर जी, वो छत्तीसगढ़ के आंकड़े बहुत इंकरेजिंग हैं। वो 70% क्रॉस किया है छत्तीसगढ़ में। जो 3 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं वो बहुत सकारात्मक आंकड़े हैं बजाय मध्य प्रदेश के। गिरजाशंकर सर, इसका क्या कारण हो सकता है? इसमें एक कारण तो मुझे लगता है कि जो 3 सीटों पे जहां मतदान हुए हैं उसमें मतदाताओं का बड़ा हिस्सा जो है वो ट्राइबल्स का है। तो वो ट्राइबल्स की जो वोटिंग जो है, वो वोटिंग पैटर्न हम पिछले कई चुनावों से देख रहे हैं, वो बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और मुझे तो उनके वोटिंग परसेंटेज अधिक होने के पीछे किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष की बात बहुत कम दिखती है। जो माओवादी आंदोलन के खिलाफ उनका आक्रोश जो है वो इस मतदान के जरिए हम उसको देखने समझने की कोशिश कर सकते हैं। और जो इनका परसेंटेज बढ़ा है वो छत्तीसगढ़ के एग्रीगेट परसेंटेज को बढ़ाता है। फिर भी यदि छत्तीसगढ़ में वोटिंग अच्छी हो रही है, 70% से ऊपर हो रही है, और लगे हुए राज्य मध्य प्रदेश में वोटिंग नहीं हो रही है, तो फिर ये गर्मी और शादी का जो कारण है वो तो अपने आप में एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि शादी और गर्मी तो वहां भी है। यदि उसके बाद वहां लोग वोट कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में वोट नहीं करने का कोई कारण नहीं है। हो सकता है कि कई बार प्रत्याशियों को लेकर भी एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, प्रत्याशियों को लेकर भी एक अरुचि होती है, और वो भी कम मतदान के लिए बहुत बड़ा कारण बनता है। ये कारण भी इन सीटों पर, 6 सीटों पर हो सकता है। देखिए, कांकेर में, महासमुंद में 71.13%, राजनांदगांव में 71.87%। एक तरह से कह सकते हैं कि ये 2019 से जो है अधिक वोटिंग हुई है छत्तीसगढ़ के 3 सीटों पर। 5 बजे तक छत्तीसगढ़ के 3 सीटों पर करीब जो है वो 71% से ज़्यादा मत पड़े हैं। ये एक इनकरेजिंग साइन है। यदि हम जहां पर हर जगह जो है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं कि लोग वोट देने नहीं आ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के 3 सीटों पर 2019 के मुकाबले अधिक वोट पड़ा है। 72.13% वोट पड़ा है। मयंक जी, पढ़े लिखे लोग, आदिवासी लोग, देखिए कितना फर्क है। कहा जाता है छत्तीसगढ़ दूर दराज का इलाका है, बस्तर का इलाका है, डर लगता है, माओवादी है। वोटिंग के लिए निकले हैं, 72% वोट 2019 के आंकड़ों को पार कर दिया है। वहीं पे आप बगल में खजुराहो में देखिए 50% में हाफ रहे। नहीं, एवरेज जो है तीनों जो लोकसभा सीटें हैं उनमें करीब 75% के आसपास वोटिंग होती रही है। तो अभी हमको लगता है कि अभी और आंकड़े अपडेट होंगे तो हो सकता है कि उसी के आसपास पहुंच जाएंगे। हाँ, लेकिन ये एक अच्छा साइन है कि ये जो जितने भी इलाके हैं वो पिछड़े इलाके हैं। छत्तीसगढ़ बहुत छोटा राज्य है, और अगर पढ़े लिखे इलाके की हम बात करें क्षेत्र जो है तो उसमें 3-4 सीटें ही जो है ऐसी, जहाँ जो है बिलासपुर की सीट हो गई, रायपुर की सीट हो गई, और दुर्ग जिले की दुर्ग की सीट, दुर्ग लोकसभा सीट हो गई। ये सीट जो है यहाँ थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग ज्यादा है। रायगढ़ की सीट में भी वोटिंग परसेंटेज कम हो सकता है, क्योंकि वहां भी जो है पढ़े लिखे और मिक्स कल्चर है। मिक्स कल्चर है जैसे कि हर राज्य का कोई ना कोई आदमी आपको वहां मिल जाएगा। तो और बाकी के अभी तक जो वोटिंग हुई है, जैसे राजनांदगांव हुआ, कांकेर हुआ, महासमुंद हुआ, ये विशुद्ध रूप से छत्तीसगढ़ के लोकल लोगों के बहुलता वाले क्षेत्र है। और इनमें वोटिंग परसेंटेज अगर अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ के लोग जो है वोटिंग को लेकर के ज्यादा सजग हैं। और पढ़ा लिखा जो तबका है वो आने वाले समय में जो वोटिंग होगी उससे तो कंपेरिजन करना ज्यादा बेहतर होगा, और स्पष्टता भी उससे आ पाएगी कि किस तरीके से जो है जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो संपन्न लोग हैं वो वोटिंग करने से थोड़ा सा कतराते हैं, और जो पिछड़े इलाके के लोग हैं या वो जो है वोटिंग करने के प्रति उत्साही हैं। ये निश्चित तौर पर ये भी है कि डेवलपमेंट को लेकर के उनको एक सरकार से उम्मीदें हैं। अब सरकार को ये देखना है कि सरकार अपनी उन लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा कर पाती है। लेकिन जो गिरजाशंकर जी का कहना, उनका भी, उनके तर्क में भी दम है। जो उनका कहना है कि यहाँ के लोग इसलिए भी निकल रहे हैं कि उनको जो माओवादी के बैन, डर,
जो नक्सल का जो इलाका है उसमें जो एक वातावरण बनाने की कोशिश होती है उसको भी डिफाई करना है, उसको भी तोड़ना है। इसलिए भी जो है वो वोट करने निकलते हैं। और हमारे सहयोगी विकास तिवारी कुछ देर पहले इस प्रोग्राम के शुरुआत में कह रहे थे कि नदी के एक तरफ कोई वोट नहीं कर रहा था, नदी के दूसरे तरफ जो है लाइन लगी हुई थी। हाँ, इसमें ये भी देखना होगा मनोज जी कि पूरा छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित नहीं है। नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है वो एक हिस्सा है। अगर हम बस्तर को ले लें तो नक्सल प्रभावित है, कांकेर जो है नक्सल प्रभावित है, राजनांदगांव का भी आधा इलाका जो है नक्सल प्रभावित रहा है। राजनांदगांव शहर को छोड़ दें हम तो जो लगा हुआ इलाका है वो नक्सल प्रभावित है। महासमुंद का भी जो शहरी क्षेत्र है वहां आपको नक्सलवाद कम मिलेगा, लेकिन जो आउटस्कर्ट है वहां पर नक्सल प्रभावित इलाका है। तो ये विद्याशंकर जी का कहना है बिल्कुल ठीक हमको लगता है कि वहां पर जो है नक्सलवाद से तो लोग त्रस्त हैं। आप देखिए कि पहले भी हमने जैसे शुरू में भी बताया था कि नक्सल जिन बूथों पर लोग जाते नहीं थे वहां इस बार जो है ट्रैक्टर ट्रॉली से भी लोग आए हैं और नक्सलवाद भी जो है का क्षेत्र जो है सीमित होता जा रहा है। और देखिए कि बस्तर के भी कुछ जिलों तक सीमित होकर के उनकी एक्टिविटी जो है नक्सलियों की सीमित हुई है और वो बॉर्डर एरिया तक सिमटते जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जो है नक्सलवाद और सीमित होगा। जैसे जैसे नक्सलवाद को हम समेटते जाएंगे वैसे वैसे लोकतंत्र मजबूत होगा और वहां पर जो है वोटिंग परसेंटेज इससे भी ज्यादा हो सकता है। जरूर। गिरजा शंकर जी क्या कहेंगे? आप कुछ कह रहे थे, माफी चाहता हूँ। नहीं, दरअसल आप देखेंगे कि पूरा कंपोजिशन राजनांदगांव लोकसभा में खैरागढ़ में वोटिंग कम हुई और मोहला मानपुर में वोटिंग अधिक हुई। मोहला मानपुर जो है वो आदिवासी इलाका है, वो उसी तरह आपको जो कांकेर में भी देखेंगे और आप देखेंगे। सर पहले राजनांदगांव की बात कर लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ जो नीलेश कह रहे थे कि जो सीटें बीजेपी के पास है विधानसभा में वहां कम वोटिंग हो रही है और जो आदिवासी या बीजेपी के पास नहीं है वहां ज्यादा वोटिंग हो रही है। हाँ, तो वहां एक चीज और देखने को आपको मिलेगी कि जहां पर जैसे आपके संवाददाता बता रहे थे कि भूपेश बघेल ने बहुत मेहनत की है वोटिंग के लिए। प्रत्याशियों की अपनी सक्रियता भी वोटिंग कम या ज्यादा होने में उनकी बड़ी भूमिका होती है। यदि भूपेश बघेल जो है वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं 5 साल तक के और उनके लिए ये प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है चुनाव, उसी तरह महासमुंद की सीट भी उसी तरह से है। तो ऐसा लगता है कि वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने वोटिंग कराने के लिए एक रणनीति बनाकर काम किया है, इसीलिए उनके प्रभाव क्षेत्र वाले इलाकों में वोटिंग अधिक हुई और बीजेपी के प्रभाव क्षेत्र वाले इलाकों में वोटिंग कम हुई। वहां शायद ये मान के चला गया कि हम तो चुनाव जीत रहे हैं या माहौल हमारे पक्ष में, हमको बहुत काम करने की जरूरत नहीं है। तो प्रत्याशियों की सक्रियता भी चुनाव में वोटिंग कम या अधिक होने के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार होती है। यदि हम देखें परसेंटेज देखें, अभी 5 बजे तक का परसेंटेज देखें तो ये अभी जब पूरा टोटल करेंगे, हालांकि कई जगह 3 बजे ही वहाँ पे पोलिंग हुई है, फिर भी करीब 75 के आसपास जाएगा, 75 ना भी जाए के आसपास जाएगा। तो क्या हम माने कि जो 9-2 की जो बात है वो उस तरफ हो सकता है परिणाम? वो तो 4 तारीख के बाद पता चलेगा, या फिर पूरा स्वीप हो सकता है, या कांग्रेस कुछ और अच्छा कर सकती है। ये तीनों परिणाम संभव है। मयंक जी पहले आपसे। हमको ऐसा लगता है मदन जी कि ये जो आकलन है ये थोड़ा सा नतीजों के बाद थोड़ा सा बदला हुआ नजर आएगा। 9-2 की संख्या में अंतर बढ़ भी सकता है। मतलब 9-2 क्या 11-0 हो जाएगा या 8? नहीं, ये 8-4 भी हो सकता है और 7-5 भी हो सकता है। अच्छा। क्योंकि अभी जो जिस तरह का माहौल दिख रहा है उसमें ऐसा लग रहा है 8-3 भी हो सकता है। जी सर। जी गिरजा सर। देखिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बुनियादी अंतर जो है, आप ये समझेंगे कि छत्तीसगढ़ हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है। भले ही वहां 3 बार बीजेपी ने सरकार बनाई राज्य में और लोकसभा चुनाव में पिछले 2 बार से अधिक सफलता मिली है, लेकिन बुनियादी रूप से छत्तीसगढ़ जो है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है हमेशा। और मध्य प्रदेश की बहुत सारी सीटों पर 89 के बाद से या 96 के बाद से बीजेपी ने लगातार अपनी जीत दर्ज की है। तो बीजेपी को कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में
यदि 3-4 सीटों की उम्मीद दिखती है और उस उम्मीद के साथ में मेहनत करते हुए दिखते हैं तो ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। भूपेश बघेल के लिए ये इस तरह का चुनाव है कि जहां उनको हर हाल में जीत दर्ज करना उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, और मुझे लगता है कि वो उसके अनुरूप ही चुनाव लड़ते रहे हैं। 2-3 सीटें 4 सीटें यदि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में पाने की उम्मीद करके कोशिश कर रही है तो उसका कुछ रिफ्लेक्शन इस वोटिंग में दिखता है। मध्य प्रदेश में भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस को अपनी उम्मीद दिखती है, लेकिन यहां पर यदि एक दो सीटों को छोड़ दें, खजुराहो छिंदवाड़ा या उसको राजगढ़ जैसी सीट में भी आपको कांग्रेस बहुत मेहनत करते हुए या बहुत प्रॉस्पेक्ट करते हुए नहीं दिखती। तो छत्तीसगढ़ के जो है वो कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश की तुलना में ज्यादा अनुकूल मुझे लगता है। आपने राजगढ़ करके मुझे याद दिला दिया। आप तो क्या हम कहें कि दिग्विजय सिंह उतनी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रहे? दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत सीनियर लीडर हैं, और उनके सामने जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको लेकर एक एंटी इनकम्बेंसी भी देखी जा रही है। लेकिन जो कांग्रेस का इस तरह से होना चाहिए बीजेपी की तुलना में वो नहीं है। और दूसरा, जो बड़े नेताओं का जो उनके दौरे है, उनकी जो चुनाव कैंपेन है वो भी एक तरह से लगभग नहीं के बराबर है। ऐसे में जितनी वीआईपी सीट या जितनी दिलचस्पी की सीट छिंदवाड़ा थी पहले दौर में, आने वाले दौर में जहां राजगढ़ में चुनाव जो होने वाला है वो अभी उतनी चर्चित या उतनी वीआईपी सीट नहीं मानी जा रही है। और मेरे ख्याल से बीजेपी भी जो है जिस तरह छिंदवाड़ा को जीतने के लिए एकदम पूरा दमखम लगा दी थी, राजगढ़ में वैसा कुछ होते हुए बीजेपी की तरफ से भी नहीं दिखता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गिरजा शंकर सर आपका, और मयंक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मनोरंजन भारती को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।